डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको जो अध्ययन कराया है वह अध्ययन कराया था चल माध्य अनुपात विधि का। चल माध्य अनुपात विधि के अध्ययन के बाद में अब इस जो टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ वह टॉपिक है समंकों का ऋतुनिष्ठता विलोपन। यानी जो समंक हैं उन समंकों का ऋतुनिष्ठता विलोपन कैसे होता है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ काल विश्लेषण श्रेणी को आज हम पूरे चैप्टर को क्लोज करेंगे। मैंने इसके लिए आपके लिए ये 16वां वीडियो है और इस वीडियो में ही पूरे काल विश्लेषण श्रेणी का एक एक पॉइंट का अध्ययन कराया है। वह सारे वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब जो अध्ययन है वह समंकों का ऋतुनिष्ठता विलोपन है। अब समंकों का ऋतुनिष्ठता विलोपन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। साथ ही अपने से दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, समंकों का ऋतुनिष्ठता जो विलोपन है वह कैसे होता है। तो देखिए, समंकों की ऋतुनिष्ठता विलोपन का आशय उस प्रक्रिया से है जिसके प्रयोग द्वारा मूल समंकों से ऋतुनिष्ठ प्रभावों का विलोपन किया जाता है। इस प्रक्रिया में अधिकतर गुणनात्मक निदर्शनों का प्रयोग किया जाता है या गुणनात्मक निदर्शनों का प्रयोग करते हुए मूल समंकों को ऋतुनिष्ठ निर्देशांक से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार काल श्रेणी ऋतुकालिक विचरणों से मुक्त होकर उपनति चक्रीय एवं अनियमित उच्चावचनों के प्रभावों को दर्शाती है। यदि उपनति के प्रभाव को भी निरसित कर दिया जाए तो यह चक्रीय अनियमित उच्चावचनों के प्रभाव को ही व्यक्त करेगी। ऋतुनिष्ठता विलोपन की प्रक्रिया सरल है। इसके लिए प्रत्येक ऋतु यानी मास, त्रिमास या सप्ताह के मूल समंक को तत्संबंधी ऋतुनिष्ठता निर्देशांक से भाग दे दिया जाता है और परिणाम में 100 से गुणा कर दिया जाता है। सूत्र क्या होगा इसका? तो सूत्र जो होगा वह होगा ऋतुनिष्ठता विलोपित समंक यानी ऋतु निष्ठता विलोपित समंक, ऋतुनिष्ठता विलोपित समंक इजिकल टू क्या होगा? ऋतु का मूल समंक क्या होगा? इजिकल टू ऋतु का मूल समंक अपॉन, अब देखिए ऋतु का मूल समंक में क्या करना है, हमें तत्संबंधी आर्तव निर्देशांक से भाग देना है। क्या करना है? तत्संबंधी आर्तव निर्देशांक यानी तत्संबंधी आर्तव निर्देशांक से भाग देना है और 100 से गुणा करना है। अगर हम यह सूत्र का प्रयोग करेंगे तो समंकों का ऋतुनिष्ठता विलोपन हो जाएगा। इसके साथ इस प्रकार ऋतुनिष्ठ का या ऋतु का मूल समंक इजिकल टू क्या हो जाता है? ऋतु विचरण रहित मूल समंक गुणा ऋतुगत प्रभाव। क्या होगा? मूल समंक बराबर
किसका? ऋतु का। ऋतु का मूल समंक बराबर क्या होगा? ऋतु का मूल समंक बराबर होगा ऋतु विचरण रहित मूल्य। ऋतु विचरण रहित मूल्य गुणा ऋतुगत प्रभाव। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और है कि यहाँ एक चीज़ नई आ गई, ऋतुगत प्रभाव। अब ऋतुगत प्रभाव क्या है? तो देखिए ऋतुगत प्रभाव को कैसे ज्ञात करते हैं, यानी ऋतुगत प्रभाव बराबर क्या होता है? ऋतुगत प्रभाव बराबर जो होता है वह होता है ऋतुनिष्ठ सूचकांक। क्या? ऋतुनिष्ठ सूचकांक अपॉन 100, यानी 100 से ऋतुनिष्ठ सूचकांक में अगर हम भाग दे देंगे तो ऋतुगत प्रभाव हमें ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए ऋतुगत प्रभाव भी ज्ञात कर लिया आपने, फिर इसके बाद क्या होता है, यदि अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसे हम निकालते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, यदि किसी फर्म के किसी वर्ष के मासिक मूल समंकों का योग ज्ञात हो तो और मासिक आर्तव सूचकांक दिए हुए हों तो मासिक समंक अनुमानित करने के लिए औसत मासिक मूल समंकों को संबंधित माह के ऋतुनिष्ठ प्रभाव से गुणा कर दिया जाएगा। ऋतुनिष्ठ विलोपन, अब यहाँ एक चीज़ और है कि ऋतुनिष्ठ विलोपन व्यवसाय प्रबंधन में बहुत ही उपयोगी है और इस क्रिया से व्यवसायियों और प्रबंध विशेषज्ञों की या प्रबंध विशेषज्ञों को भावी उत्पादन व विपणन कार्यक्रमों का नियोजन करने में अत्यधिक सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त काल श्रेणी के विश्लेषण और विवेकपूर्ण निवर्चन में भी ऋतुनिष्ठता विलोपन सहायक सिद्ध होता है। अब इसके बाद आता है न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, किसी वर्ष के लिए एक कंपनी की कुल बिक्री का अनुमानित मूल्य 48 लाख रुपए है। बिक्री के लिए ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांक दिया हुआ है। उक्त सूचना का प्रयोग करते हुए कंपनी की मासिक बिक्री का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। यह भी मानिए कि उपनति उपस्थित नहीं है। अब देखिए, चलिए पहले हम करते हैं न्यूमेरिकल। उसने दिया क्या है, दिया है माह दिए हुए हैं, यानी माह के अंतर्गत जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमें दिए हुए हैं। और क्या दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी है, यानी वस्तुनिष्ठ सूचकांक दिए हुए हैं। क्या है, वस्तुनिष्ठ सूचकांक। अब देखिए वस्तुनिष्ठ सूचकांक जो हैं वह क्या क्या हैं। जनवरी माह का जो वस्तुनिष्ठ सूचकांक है वह है 75। कितना, 75। फरवरी का है आपका 80 और मार्च का है 98। इसके बाद अप्रैल का 128, मई का 137, जून का 119 और जुलाई का दिया हुआ है 102। अगस्त का दिया है उसने 104, सितंबर का दिया हुआ है 100, अक्टूबर का उसने दिया है 102, नवंबर का उसने दिया है 82 यानी 82 और दिसंबर का दिया है 73। ये उसने हमें दिए हुए हैं। अब हमें निकालना क्या है, तो देखिए निकालना हमें सबसे पहले क्या है, ऋतुकालिक प्रभाव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऋतुकालिक प्रभाव। तो देखिए यही ऋतुकालिक प्रभाव। और ऋतुकालिक प्रभाव कैसे ज्ञात करते हैं, आपको निकाला था कि ऋतुकालिक प्रभाव इक्वल टू क्या होता है, वस्तुनिष्ठ सूचकांक अपॉन 100। ये दिया है ना, तो निकाल लीजिए। 75 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 75 अपॉन 100 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0.75। चलिए पहला आ गया 0.075। दूसरा निकाल दीजिए सेम 0.80। तीसरा निकालिए 0.98। इसे निकालेंगे तो 1.28 निकल आएगा। यानी सेम कंडीशन इसी सूत्र से आप निकालते चले जाएंगे। और इसका हो जाएगा 1.37, दूसरे का हो जाएगा 1.19, तीसरे का हो जाएगा 1.02, 1.04, ये हो जाएगा 1.00, ये हो जाएगा 1.02, ये हो जाएगा 0.82, ये लास्ट वाला हो जाएगा 0.73। अब देखिए जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 8 यानी 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 7 हुए आपके साथ 28, 28 और 9 हुए 28 और 9 37, 37 और 2 39, 39 और 4 43, 43 और 2 45 और 45 और 5 50 का 0 हासिल का के 5 या 7 और 5 12, 12 8 20, 20 और 9 29, 29, 29 और 2 31, 31 और 3 34, 34 35, 35, 35 और 8 हुए 43, 43 और 7
50 का 0 हासिल के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी ये 1200 आ गया। और इसे देखेंगे तो सेम कंडीशन 0, 0, ये भी 12 हो जाएगा, 10.1200। अब देखिए चूँकि ये, अब इसके बाद ऋतुकालिक प्रभाव भी हमने ज्ञात कर लिया है। ऋतुकालिक प्रभाव के बाद में हम क्या निकालेंगे, अनुमानित बिक्री निकालेंगे। तो देखिए अनुमानित बिक्री को निकालने से पहले हमें क्या करना है, अनुमानित बिक्री को पहले सबसे पहले कैसे निकालेंगे कि वार्षिक जो बिक्री हुई है, वार्षिक बिक्री क्या हुई है कंपनी की। तो देखिए यहाँ कंपनी की वार्षिक बिक्री कितनी है, वार्षिक बिक्री है आपकी दी हुई है, उसने वार्षिक बिक्री 48 लाख रुपए है। कितनी है, 48 लाख रुपए, इजिकल टू 48 लाख, यानी इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। बट अब ये वार्षिक बिक्री है, लेकिन वार्षिक बिक्री तो है, इसके बाद मुझे क्या करना है, औसत वार्षिक यानी औसत मासिक बिक्री को ज्ञात करना है। क्या करना है, औसत मासिक बिक्री को ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखिए औसत मासिक बिक्री बराबर क्या हो जाएगा, कितना है, 48 लाख बटे महीने कितने दिए हुए हैं, 12, तो 12 का मैं इसमें भाग दे दूंगा। अब देखिए 12 चौक 48 मीन्स 4 लाख, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख हो गई। अब देखिए 4 लाख जो आ गई है, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ, अब निकालना है अनुमानित बिक्री। क्या निकालनी है, अनुमानित बिक्री। तो देखिए अनुमानित बिक्री कैसे निकालेंगे, अनुमानित बिक्री में हमें क्या दिया है, औसत जो बिक्री है एक माह की वह 4 लाख रुपए है। कितनी है, 4 लाख। अब देखिए जब ये दी हुई है तो अब क्या करना है मुझे, अब मैं सभी के लिए निकाल देता हूँ। अब हमें इस समय दिया है केवल आपके लिए, आपने 0.75 क्या दिया है, ऋतुकालिक प्रभाव दिया है। अनुमानित बिक्री हमको ज्ञात करनी है। अब अनुमानित बिक्री को ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो 4 लाख दिए हैं, 4 लाख गुणा 0.75 बराबर, अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, यानी इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख आ गई। जब इसका गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 लाख, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख आ जाएगी। सेम कंडीशन सभी का इसी तरह से आप करते चले जाएंगे। ये देखिए 4 लाख गुणा 0.80 बराबर, ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 3,20,000, 3,20,000। आगे निकाल लीजिए 4 लाख गुणा 0.98 बराबर, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 3,92,000। कितनी आएगी, 3,92,000। आप काट पीट करके भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। और चूंकि जितने भी कैंडिडेट स्टैटिक्स वाले हैं उनको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर ले जाने के लिए यूनिवर्सिटी स्वयं ही परमिशन देती है, इसलिए आप अपने एग्ज़ाम में कैलकुलेटर को ले जा सकते हैं। क्योंकि स्टैटिक्स में बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल होती हैं
और काफ़ी लंबे इनमें कैलकुलेशन करना होता है। इसीलिए सारे यूनिवर्सिटी ने, यानी टोटल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी यूनिवर्सिटी ने स्टैटिक्स के पेपर में कैलकुलेटर को ले जाना अलाउ किया हुआ है। इसलिए जब कभी भी आपका कोई पेपर हो तो आप कैलकुलेटर लेकर के जा सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। अब देखिए आगे वाला करते हैं, यानी 4 लाख गुणा 1.28 बराबर, ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी आपकी 5,12,000। कितनी आ जाएगी? 5,12,000। नेक्स्ट निकाल लीजिए 4 लाख गुणा 1.37 बराबर, और इसकी जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी 5,48,000। 5,48,000। नेक्स्ट कर लीजिए 4 लाख गुणा 1.19 बराबर, ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी आपकी 4,76,000। कितनी आएगी? 4,76,000। सेम 4 लाख गुणा 1.02 बराबर, 1.02 का जब हम इसमें भाग देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी 4,08,000, यानी 4,08,000। नेक्स्ट वैल्यू कर लीजिए 4 लाख मल्टीप्लाई 1.04 इजिकल टू, और इसकी जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 4,16,000। 4,16,000। नेक्स्ट वैल्यू कर लीजिए 4 लाख गुणा 1.00 इजिकल टू, ये हो जाएगा 4 लाख। नेक्स्ट कर लीजिए 4 लाख गुणा 1.02 इजिकल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4,08,000। आगे कर लीजिए 4 लाख गुणा 0.82 बराबर, इसकी जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू होगी आपकी 3,28,000। कितनी होगी? 3,28,000। आगे कर लीजिए 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.73 इजिकल टू, और इसकी जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी 2,92,000। 2,92,000। अब देखिए योग हमने निकाला, ये कितना आया? 1,200। ये भी 12 आया, और इसको भी आप देख लेंगे, जोड़ लीजिए एक एक चीज़। ये भी आपका ये वाला जो जोड़ होगा यह 48 लाख होगा। कितना होगा? 48 लाख। 48 लाख ये जोड़ है। अब आपके समक्ष मैंने ये निकाल दिया है। इसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने ये अपने नोट्स में पहले ही निकाल रखे हैं, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें आपके समक्ष की हैं। अब देखिए आगे एक और न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
अब देखिए दूसरे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, किसी वस्त्र भंडार में एक विशेष प्रकार के सिले सिलाए कपड़ों की बिक्री के ऋतुनिष्ठ सूचकांक निम्नलिखित हैं। क्या हैं? दिए हुए हैं, अभी आपके समक्ष लिखूंगा। यदि पहले त्रैमास में कुल विक्रय 10 लाख रुपए का हुआ है तो यह निर्धारित कीजिए कि शेष त्रैमासिक अवधियों में मांग पूरी करने के लिए व्यापारी द्वारा कितने मूल्य के तैयार कपड़े भंडार में रखे जाने चाहिए। पहली स्थिति क्या है कि किसी वस्त्र भंडार में एक विशेष प्रकार के सिले सिलाए कपड़ों की बिक्री के लिए ऋतुनिष्ठ सूचकांक दिए हुए हैं। यदि पहले त्रैमास में कुल विक्रय 10 लाख रुपए का हुआ है तो निर्धारित कीजिए कि शेष त्रैमासिक अवधियों में मांग पूरी करने के लिए व्यापारी द्वारा कितने मूल्य के तैयार कपड़े भंडार में रखे जाने चाहिए। अब देखिए उसने दिया क्या है, हमें दिया है तिमाही। क्या दिया है? तिमाही। और तिमाही में कौन कौन सी दी है? जनवरी टू मार्च। 1 जनवरी टू मार्च। फिर सेकंड में क्या दिया हुआ है? अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून। और थर्ड में दिया है जुलाई से क्या दिया है? सितंबर। और इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर। अब देखिए ये दिए हैं तिमाही और उसने ऋतुनिष्ठ सूचकांक भी हमको दिए हैं। क्या दिए हैं? ऋतुनिष्ठ सूचकांक। और ऋतुनिष्ठ सूचकांक जो दिया है वह दिया है 98, पहले वाले के लिए 98, दूसरे वाले के लिए दिया है 89 और तीसरे में दिया है 82 और चौथे में दिया है 130। अब हमने ऋतुगत प्रभाव भी ज्ञात किया था और ऋतुगत अगर प्रभाव ज्ञात करते हैं तो क्या होता है? ऋतुगत, यहाँ निकाल लीजिए, ऋतुगत प्रभाव। और ऋतुगत प्रभाव बराबर क्या होता है? ऋतुनिष्ठ सूचकांक। क्या? ऋतुनिष्ठ सूचकांक अपॉन क्या हो जाता है? 100। तो कर लीजिए 98 अपॉन 100 इजिकल टू क्या आ जाएगा? 0.98। तो पहला क्या हो गया? 0.98। दूसरा क्या हो गया? 0.89। तीसरा हो गया 0.82 और चौथा हो गया 1.30। ओके। अब देखिए हमने ये ऋतुगत प्रभाव भी ज्ञात कर लिए। अब निकालना क्या है? ऋतुगत प्रभाव निकालने के बाद में अब हम देखते हैं कि पहले त्रैमास में वास्तविक जो कुल बिक्री की राशि है वह कितनी है? 10 लाख रुपए है। कितनी है? 10 लाख रुपए है। त्रैमास का जो ऋतुनिष्ठ सूचकांक है वो कितना है? 98 या 0.98। अतः क्या कर लेंगे हम? ऋतुगत प्रभाव पहले मैंने आपके समक्ष निकाल ही दिया है, यानी 0.98। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि प्रथम त्रैमास की ऋतुनिष्ठ रहित विक्रय राशि हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रथम त्रैमास की प्रथम
त्रिमास की क्या निकालनी है? ऋतुनिष्ठ रहित विक्रय, ऋतुनिष्ठ रहित बिक्री। अब ऋतुनिष्ठ रहित बिक्री को जब हम ज्ञात करते हैं, यानी जो बिक्री राशि है उसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है मुझे? इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिया कितना है? 10 लाख, 10 लाख, और वापस क्या दिया हुआ है? ऋतुनिष्ठ सूचकांक दिया है, कितना है? 98, इंटू कर दीजिए 100। तो देखिए, इससे अगर इसे काटेंगे तो ये जो भाग जाएगा वह भाग जाएगा आपका 10, 20, 4, 0, 8, यानी 10, 20, 4.08 बार। और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वह वैल्यू होगी 10, 20, 408, यानी 10,20,408 रुपये होगी। अब देखिए, 10,20,408 रुपये तो मैंने आपके समक्ष निकाल दी है। एक चीज़ और भी मैं करके देख सकता हूँ, आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं, वह भी यानी 10 लाख में अगर आप 0.98 का भाग देंगे तब जो वैल्यू आएगी तो वह भी वैल्यू आपकी आएगी 10, 20, 408.04, 408.16 हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, पॉइंट के बाद में 1 है, और अगर मैं 6 में से इधर 1 बढ़ा दूं तो भी मैं इधर 1 नहीं बढ़ा सकता हूं, इसलिए इसकी जो वैल्यू रहेगी वह वैल्यू यही रहेगी। ओके, अब देखिए, मैंने आपके समक्ष प्रथम त्रैमास की ऋतुनिष्ठ रहित बिक्री को ज्ञात कर लिया है। अब मेरे लिए निकालना क्या रह गया है? यानी अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, इन तीनों का हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इन तीनों का कैसे ज्ञात करेंगे? शेष त्रैमासों के लिए मांग पूरा करने हेतु निम्न सूचकांकों को हमें तैयार करना होगा। तो क्या क्या तैयार करना होगा? वस्त्रों के स्कंद को भंडार गृह में रखना आवश्यक है। तो कितना रखना आवश्यक है देख लीजिए आप। अब आप इसे पूरा कर सकते हैं कि मैं देखिए अप्रैल सेकंड वाले के लिए देखता हूँ। सेकंड वाले के लिए आप क्या करेंगे? 10 लाख बटे 0.98 गुणा कितना करना है? 0.89। अब देखिए, ये पहले ही कितना निकाल दिया गया है ऑलरेडी, यानी 10, 20, 408 गुणा 0.89 बराबर। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 90, 81, 63। कितनी आ जाएगी? 90, 81, 63, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,08,163। ओके, दूसरी वाली भी सेम कंडीशन, तीसरी निकाल लीजिए। तीसरे वाले के लिए क्या करना है? कोई चेंजेज ही नहीं करना है आपको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 0.98 मल्टीप्लाई बाई क्या करना है? देखिए, 0.82 का गुणा कर देना है। और ये देखिए, पहले से ही ऑलरेडी ये निकाल दिया है क्योंकि मैंने आपके समक्ष ये निकाला था। तो 10, 20, 408 गुणा 0.8
2 बराबर ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 8,36,735। कितनी आएगी? 8,36,735। नेक्स्ट वाले के लिए निकाल दीजिए, फोर्थ के लिए 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख बटे 0.98 गुणा क्या करना है? 1.30 बराबर 10, 20, 408 गुणा 1.30 बराबर हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी, यह वैल्यू होगी 13,36,530। कितनी होगी? 13,36,530 हो जाएगी। अब देखिए, आपने इसका तो निकाल दिया, अब एक चीज़ और रह जाती है। फिर उसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पूछता है कि एक फर्म की अगस्त माह के लिए बिक्री 6 लाख रुपए थी। कितनी? 6 लाख रुपए थी, जो सितंबर में बढ़कर 6,90,000 रुपये हो गई है। इन दोनों महीनों के लिए अगर ऋतुनिष्ठ सूचकांक क्रमशः 105 और 140 थे, तो फर्म का स्वामी अगस्त की तुलना में सितंबर माह में मात्र 90,000 रुपये की बिक्री से संतुष्ट नहीं हुआ। उस माह के ऋतुगत सूचकांक के कारण उसे अधिक बिक्री की प्रत्याशा थी। सितंबर माह के लिए उसकी बिक्री का क्या अनुमान था, बताइए। तो अब देखिए, ये दूसरा पॉइंट है। अब मैं इसे हटाता हूँ। देखिए, दूसरे पॉइंट को कैसे निकालेंगे। अब दूसरा पॉइंट उसने दिया है, क्या दिया है उसने? दूसरे पॉइंट में उसने क्या दिया है? माह दिया है। माह क्या है? देखिए, माह दिया उसने अगस्त और सितंबर, यानी अगस्त और सितंबर 2 दिए हैं। ठीक है। विक्रय मूल्य कितना दिया उसने? जो विक्रय है या जो बिक्री है अगस्त की है 6 लाख रुपए। कितनी है? 6 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख रुपए। सितंबर माह की बिक्री है उसकी 6,90,000 रुपये। ओके। वापस उसने क्या दिया है? ऋतुनिष्ठ सूचकांक दिए हैं। तो देखिए, ऋतुनिष्ठ सूचकांक कितना दिया है? 105 और दूसरा दिया है 140। अब वही हमें पहले ये भी ज्ञात करना है कि ऋतुनिष्ठ सूचकांक को हम ऋतुगत प्रभाव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऋतुगत प्रभाव में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? ऋतुगत प्रभाव इज इक्वल टू ऋतुनिष्ठ सूचकांक का अपॉन 100। तो 105 में 100 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10, यानी ऋतुगत प्रभाव भी मैं यहीं लिख देता हूँ। ऋतुगत प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा? 1.05 और दूसरा हो जाएगा 1.40। अब देखिए, अगस्त के लिए ऋतुनिष्ठ विक्रय का जो मूल्य दिया है वह कितना दिया है? विक्रय दिया हुआ है, कितना दिया? 6 लाख रुपये। कितना दिया? 6 लाख रुपये। किसके लिए? अगस्त के लिए। तो अगस्त का विक्रय
बिक्री जो विक्रय दिया है वह कितना है 6 लाख रुपए, विक्रय 6 लाख बटे, अब हमें क्या कर देना है 1.05 का, यानी 1.05 और 1.05 से अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो ये जो भाग जाएगा यह भाग जाएगा आपका 5,71,428 यानी इजिकल टू 5,71,428.60, ये हो गया आपका अगस्त माह का, यानी भाग दे लीजिए आप, ये आएगा। अब देखिए जब इतना आता है तो सितंबर के लिए अब हमें निकालना है, तो सितंबर के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए सितंबर का जो होगा, सितंबर माह का क्या हो जाएगा, देखिए 6 लाख अपॉन यानी बटे 1.05 गुणा कितना हो जाएगा 1.40। अब मैंने ये वाली वैल्यू पहले ही निकाल ली है, यानी 5,71,428 गुणा कितना कर देना है 5,71,428 रुपये 60 पैसे गुणा 1.40 बराबर ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी आएगी यानी 8 लाख रुपये। कितनी हो जाएगी 8 लाख, 8,04 रुपये। अब देखिए इसका भी निकाल लिया, ये आपका आंसर आ गया। अब वापस क्या कहता है वह है कि जब ये निकाल लिया फिर एक चीज़ और रह जाती है कि भाई उसने ये कहा था कि फर्म के स्वामी का सितंबर माह के लिए जो विक्रय का अनुमान था वो 8 लाख रुपए था, जबकि वास्तविक जो बिक्री हुई वह केवल कितनी हुई थी, वास्तविक जो बिक्री हुई वह बिक्री हुई थी 6,90,000। यही तो हुई ना, जब 6,90,000 रुपये हुई तो अतः वह मात्र 90,000 रुपये की वृद्धि से संतुष्ट ही नहीं हुआ, और जब वह संतुष्ट नहीं हुआ तो प्रत्याशित जो वृद्धि थी वह कितनी होगी, तो प्रत्याशित वृद्धि के लिए देखिए यानी 8 लाख ऋण, चूंकि 90,000 की वृद्धि हुई, ये तो पहले 6 लाख थी, तो 6 लाख बराबर यानी उसे 2 लाख रुपए की वृद्धि चाहिए थी, तो ये उसे चाहिए थी। अब देखिए होनी चाहिए। इसके साथ ही अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट में हम करेंगे चक्रीय विचरण का मापन। अब देखिए चक्रीय विचरण का मापन हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए इसके लिए भी चक्रीय विचरण के मापन के लिए देखें क्या है, चक्रीय विचरण का मापन। चक्रीय विचरण का मापन, और चक्रीय विचरण के मापन को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन। अब देखिए चक्रीय विचरण का जो मापन है, व्यावसायिक काल समंकों में चक्रीय विचरणों का जो विशेष महत्व है, परंतु उनका स्पष्ट मापन और पृथक्करण अत्यंत कठिन है, क्योंकि
एक तो क्रमिक हैं, फिर चक्र का काल अवधि है, फिर आपका आयाम है, फिर तरंग है और स्वरूप में एक दूसरे से भिन्न है, और दूसरे वे अनियमित उच्चावचनों से इस प्रकार गुथे हुए रहते हैं कि उन्हें अलग करना लगभग असंभव ही प्रतीत होता है। यहाँ क्रक्सटीन एवं काउडिन ने चक्रीय उच्चावचनों के मापन की 4 विधियों का वर्णन किया, और वे 4 विधियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अवशिष्ट विश्लेषण रीति आती है, यानी रेजिडुअल एनालिसिस मेथड आता है। दूसरा है प्रत्यक्ष विश्लेषण रीति, यानी डायरेक्ट एनालिसिस मेथड। और तीसरी थी प्रसंवादी विश्लेषण रीति, यानी हार्मोनिक एनालिसिस मेथड। और चौथी इसमें आती है आर्थिक शोध राष्ट्रीय संस्थान का संदर्भ चक्रीय विश्लेषण। इन रीतियों में अवशिष्ट विश्लेषण रीति अपेक्षाकृत सरल है, अतः इसका संक्षिप्त हम विवेचन कर सकते हैं। तो संक्षिप्त विवेचन में देखिए, अब मैं जो सबसे पहले अध्ययन कराऊंगा आपको वह होगी अवशिष्ट विश्लेषण रीति। अवशिष्ट विश्लेषण रीति में देखिए चक्रीय विचरणों की जो मापन है, सबसे पहली क्या है? अवशिष्ट विश्लेषण रीति। अवशिष्ट विश्लेषण रीति में देखिए, यानी रेजिडुअल मेथड में चक्रीय विचरणों के जो मापन हैं, वह मापन की यह विधि काल श्रेणी के गुणात्मक निदर्श पर, यानी गुणात्मक निदर्श क्या है? O इजिकल टू क्या है? O इजिकल टू T, O इजिकल टू TSCI, TSCI पर आधारित है, और इसकी प्रक्रिया दी हुई है। नंबर 1 क्या है? सर्वप्रथम उपयुक्त द्वारा, यानी सर्वप्रथम उपर्युक्त जो विधि है उस विधि के द्वारा उपनति जो मूल्य है, उपनति मूल्य क्या है? T। तो T और ऋतु संबंधी सूचकांक क्या है? S। तो T और S ज्ञात किए जाएंगे। फिर दूसरे पॉइंट में क्या होगा? दूसरे पॉइंट में होगा मूल समंकों को प्रवृत्ति मूल्यों से भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रवृत्ति मूल्यों को भाग देकर 100 से गुणा करके प्रवृत्ति अनुपात निकाल लिए जाते हैं, और प्रवृत्ति अनुपात जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? O अपॉन T इंटू 100 ये हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? या TSCI अपॉन T, ये भी हो जाएगा। और इसमें अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये अनुपात निकल आएगा। आगे क्या होता है? और SCI इंटू 100 ये भी कर लीजिए, इससे भी निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि प्रवृत्ति अनुपातों यानी अल्पकालिक विचरणों को आर्तव सूचकांकों से भाग करके चक्रीय उच्चावचन ज्ञात कर लिए जाएंगे। तो चक्रीय उच्चावचन ज्ञात कैसे कर लिए जाएंगे? तो देखिए चक्रीय उच्चावचन ज्ञात करने के लिए SCI अपॉन S इजिकल टू CI। वापस मूल समंक को उपनति और आर्तव सूचकांक के गुणनफल से भाग देकर भी एक साथ चक्रीय उच्चावचन निकाले जा सकते हैं। और वो कैसे निकाले जाएंगे? तो देखिए T इंटू S, T इंटू S इंटू C इंटू I अपॉन क्या हो जाएगा? T इंटू S इंटू 100
और इजिकल टू हो जाएगा आपका C इंटू आई। इससे भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद चौथी जो विधि आती है, चौथी विधि है यदि प्रदत्त काल श्रेणी अनियमित विचरणों से प्रभावित ना हो तो तीसरा जो पॉइंट है वह विचरण की सम अभीष्ट चक्रीय उच्चावचन होंगे, परंतु यदि मूल समंकों में अनियमित या दैव उच्चावचनों का प्रभाव भी निहित हो तो भी थर्ड वाली जो स्थिति है, कौन सी, ये वाली स्थिति है, थर्ड वाली स्थिति से प्राप्त संख्याओं के एक उपर्युक्त अवधि के चल माध्य निकालकर उस प्रभाव को भी दूर किया जा सकता है। इस प्रकार जो विचरण प्राप्त होंगे वे चक्रीय मूल्यानुपात कहलाते हैं। अब देखिए चक्रीय मूल्यानुपात तो निकाल दिया, इसके बाद दूसरी जो विधि है वह है अनियमित उच्चावचनों की। अब अनियमित उच्चावचनों को कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो अनियमित उच्चावचनों में आई जो दिया हुआ है, क्या, आई आकस्मिक एवं अप्रत्याशित होते हैं और इनका मापन भी अवशिष्ट रीति द्वारा दो प्रकार से किया जाता है। पहला पॉइंट है इसमें गुणनात्मक निदर्श के आधार पर। अब गुणनात्मक निदर्श के आधार पर हम इसका मापन जो करते हैं वो कैसे करते हैं, तो देखिए अनियमित उच्चावचन में इस आधार पर सर्वप्रथम हम TS, कौन कौन से, T और S, TS और उपर्युक्त जो विधि दी है उस विधि में चक्रीय विचरण C जो दिया है C ज्ञात कर लिए जाते हैं और तत्पश्चात हम अनियमित विचरणों का पृथक्करण कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, यानी I इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका O अपॉन T इंटू S, S इंटू C, या क्या कर देंगे TSCI अपॉन TSC से भाग देंगे तो I की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए फिर दूसरी जो विधि है इसमें, वह दूसरी विधि है आपकी योज्य निदर्श के आधार पर। अब योज्य निदर्श के आधार पर हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस आधार पर अनियमित उच्चावचन ज्ञात करने के लिए पहले हमें चल माध्य द्वारा उपनति यानी T ज्ञात की जाती है, फिर मूल समंकों में से उपनति मूल्य घटाकर O माइनस टी क्या कर देते हैं, O माइनस टी, और O माइनस टी करके अल्पकालिक विचरण निकाल लिए जाते हैं। जब अल्पकालिक विचरण निकाल लिए जाते हैं फिर क्या होता है, इन विचरणों का ऋतु संबंधी माध्य ज्ञात करके प्रत्येक ऋतु के आर्थिक विचरण यानी एस सेशनल से प्राप्त कर लिए, यानी एस प्राप्त कर लिए जाते हैं, जिन्हें हम अल्पकालिक उच्चावचनों में घटा दिया जाता है। और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, O माइनस टी माइनस आपका हो जाएगा एस O माइनस टी माइनस एस इजिकल टू C प्लस आई, ये निकाल लिया। अब देखिए इस प्रकार प्राप्त विचरणों में हम चक्रीय विचरणों का प्रभाव रहता है। अब देखिए मैंने आपको पूरा चैप्टर आज कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद आपके लिए जो ध्यान देने योग्य पॉइंट हैं उनमें आपको मैं न्यूमेरिकल के जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलाओं को एक बार और आपके समक्ष रिपीट किए देता हूँ, आप उन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो देखिए न्यूनतम वर्ग द्वारा जो उपनति विश्लेषण है यानी काल श्रेणी के अंतर्गत जो विश्लेषण हमने किया है उसमें कुछ में जो सूत्र हैं उन सूत्रों को आपके समक्ष रखता हूँ। आप उन सूत्रों को ध्यान में रखें और अध्ययन में अच्छी तरीक़ा से आप अध्ययन करें। देखिए सबसे पहले आता है योगात्मक योज्य निदर्श। जब निकालते हैं कौन सा, फर्स्ट जब हम निकालते हैं योगात्मक
योज्य निदर्श, योगात्मक योज्य निदर्श बराबर क्या होता है, योगात्मक योज्य निदर्श बराबर होता है आपका O इजिकल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। क्या होता है, O इजिकल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। ये क्या है, योगात्मक योज्य निदर्श है। फिर देखिए गुणनात्मक अगर हम निदर्श निकालते हैं तो सेकंड क्या, गुणनात्मक। और गुणनात्मक निदर्श निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, गुणनात्मक जो निदर्श होगा वह क्या होगा, O इजिकल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। ये योगात्मक हो गया, गुणनात्मक सॉरी। अब देखिए फिर इसके बाद में रेखीय प्रवृत्ति का जो मूल समीकरण है, किसका, रेखीय प्रवृत्ति का मूल समीकरण। मूल समीकरण क्या है, देखिए मूल समीकरण जो दिया है वह क्या दिया है, y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स। क्या दिया है, y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, ये दिया हुआ है। वापस प्रसामान्य अगर हमें समीकरण ज्ञात करने हों तो, यानी प्रसामान्य समीकरण इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्रसामान्य समीकरण जो होता है इसमें दो विधियां होती हैं, एक दीर्घ रीति और एक लघु रीति। तो फर्स्ट दीर्घ और सेकंड लघु, दोनों के लिए निकाल देता हूं। दीर्घ में जो आएगा वहाँ आप देखेंगे सिग्मा वाई इजिकल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई इजिकल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स हो जाता है। लेकिन वहीं लघु रीति में क्या होता है, सिग्मा वाई इजिकल टू एन ए क्या होता है, सिग्मा वाई इजिकल टू एन ए। वापस देखिए दीर्घ रीति में फिर क्या हो जाता है, यहाँ होगा सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू क्या होगा, यहाँ होगा सिग्मा ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। क्या हो जाता है, बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखते हैं तो यहाँ हो जाता है सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। अब देखिए द्विघातीय उपनति मूल समीकरण जब हम निकालते हैं, कौन सा, द्विघातीय उपनति मूल समीकरण जब हम निकालते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, देखिए उपनति मूल समीकरण जब यहाँ निकालते हैं तो यहाँ होता है y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, यानी y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ भी दो विधियाँ हैं, कौन कौन सी, दीर्घ और लघु। चलिए दीर्घ और लघु में भी अब देख लेते हैं। तो दीर्घ में जो प्रसामान्य अगर हम समीकरण निकालते हैं तब वहाँ क्या निकालते हैं, सिग्मा वाई इजिकल टू एन ए, सिग्मा वाई इजिकल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। और हम लघु रीति में देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा
सिग्मा वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई इजिकल टू एन ए प्लस सी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। आगे देखें, सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू क्या होता है, यहाँ होता है ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स का क्यूब, और यहाँ हो जाता है सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू बी एक्स बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। आगे देखिए, अगर सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई हमें ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, ए सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स का क्यूब प्लस सी सिग्मा एक्स की घात 4, और इसमें अगर देखेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इजिकल टू क्या होता है, ए सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स का की घात 4। अब सी सिग्मा एक्स की घात अगर 4 होती है तो देखिए, चूंकि यहाँ क्या है, चूंकि सिग्मा एक्स इजिकल टू क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स की घात जब 3 होती है तो ये इजिकल टू 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एंटी लॉग अगर हमें निकालना होता है तो एंटी लॉग के लिए जो सूत्र रहता है वह रहता है लॉग ए इजिकल टू होगा आपका सिग्मा लॉग वाई अपॉन एन, या लॉग बी अगर हमें ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, इजिकल टू सिग्मा एक्स लॉग वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, और यही हमें निकालना है। अब देखिए, इसके साथ ही आज आपके काल श्रेणी का जो विश्लेषण है उस चैप्टर को पूरी तरह से मैंने आज समाप्त कर दिया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल अगर है तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। मैंने आपको लगातार व्हाट्सएप नंबर दिया है, फिर भी लास्ट में भी आपको व्हाट्सएप नंबर लिखे देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8619024211। इस पर आप मेरे लिए किसी भी न्यूमेरिकल को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको भेजूँगा। अगर मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो के माध्यम से देना चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना करके भी उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको भेजूँगा। धन्यवाद।